नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में आज जानते हैं परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स की वर्किंग के बारे में और समझेंगे कि स्थिर चुंबकों के बीच में जब घूर्णनशील कुंडली में फेरों में धारा भेजी जाती है तो बलागुण से विक्षेपण पैदा होता है। घूर्णन तंत्र के साथ जुड़ी हुई स्प्रिंग नियंत्रण का काम करती है। कुंडली के फ्रेम में भंवर धाराओं से डैंपिंग होती है और फिर एक समरूप पैमाने पे पॉइंटर की पोजीशन इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज को किस तरह से इंडिकेट कर देती है। सारी बातों को समझते हैं, शुरू करते हैं। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट की वर्किंग समझने से पहले उसकी कंस्ट्रक्शन को दोहरा लेते हैं। इस पूरी कंस्ट्रक्शन को बहुत डिटेल से अलग अलग पार्ट्स के मटेरियल, फंक्शन और प्रॉपर्टीज के बारे में एक दूसरी वीडियो में हमने समझाया हुआ है। जो हमारी स्थायी चुंबक के साथ चल कुंडली प्रकार के जो मापक यंत्र होते हैं उनका वर्किंग मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा मजबूत होता है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बनाते हैं। या मूविंग सिस्टम के पर यूनिट वेट जो टॉर्क बनाने की प्रॉपर्टीज है वो सबसे ज्यादा होने से इनकी एक्यूरेसी और सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा हो जाती है। लेकिन ऐसे इंस्ट्रूमेंट अल्टरनेटिंग करंट मेजर नहीं कर पाएंगे। इन्हें केवल डायरेक्ट दिश धारा परिपथों में धारा और विभव को ज्ञात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो एक स्थायी चुंबक चल कुंडली मापक यंत्र, चाहे वो एमीटर हो या वोल्टमीटर हो, उसकी कंस्ट्रक्शन के जो मुख्य हिस्से हैं उन्हें यहाँ फ्रंट एलिवेशन और प्लान में दिखाया हुआ है, जिसमें ये एल्निको स्टील के परमानेंट मैग्नेटिक सॉफ्ट आयरन कोर के साथ एक मैग्नेटिक सिस्टम बनाते हैं। यहाँ एक मेटेलिक फ्रेम के ऊपर कॉइल के टर्न्स मूविंग कॉइल सिस्टम बनाते हैं, जिन्हें हम एक वर्टिकल स्पिंडल पे जैवल पिवोट करके सस्पेंड कर देते हैं और ये फ्री टू रोटेट है। यहाँ एक स्पाइरल स्प्रिंग फिक्स्ड टर्मिनल से मूविंग कॉइल के लिए फ्लेक्सिबल करंट कैरिंग कॉन्टैक्ट भी बनाती है और वर्किंग के दौरान जो कंट्रोल टॉर्क है उसे डेवलप करती है। वर्किंग के दौरान जो डैंपिंग की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ कॉइल का जो मेटेलिक फ्रेम है वो बनाता है और एक पहले से कैलिब्रेटेड स्केल के ऊपर पॉइंटर की पोजीशन है उससे हमें रीडिंग प्राप्त हो जाती है। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में एक स्टेशनरी परमानेंट मैग्नेट वर्किंग मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। एल्निको, एल्नी या एल्कोमैक्स स्टील के होर्शू शेप पोल फेसेस के बीच में एक सॉफ्ट आयरन का सिलेंड्रिकल कोर रख दिया जाता है जो यहाँ एक यूनिफॉर्म, हॉरिजॉन्टल, रेडियल और वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। एक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में वर्किंग मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ 0.2 टेस्ला से लेके 1 टेस्ला जितनी मजबूत हो सकती है। जो मूविंग कॉइल सिस्टम है उसमें एक वर्टिकल स्टील स्पिंडल के साथ जिसकी एजेस कॉनिकल की हुई है उसे हार्ड जैवल मटेरियल के बीच में इस तरह से पिवोट कर दिया जाता है और इसी स्पिंडल के साथ यहाँ एक मेटल का फ्रेम सॉफ्ट आयरन कोर और पोल फेसेस के बीच में अटैच किया जाता है और इस फ्रेम के ऊपर हम मूविंग कॉइल के टर्न्स को वाउंड कर देते हैं और ये पूरा मूविंग मैकेनिज्म इस वर्टिकल स्पिंडल की एक्सिस के अराउंड रोटेटिंग मोशन करने के लिए फ्री है। मूविंग कॉइल का मेटेलिक फ्रेम एल्युमिनियम का लेते हैं ताकि पूरा मूविंग सिस्टम का वजन कम रखा जा सके। जो कॉइल के लिए टर्न्स लेते हैं वो फाइन पतले तारों के होते हैं और उनमें इनेमल का इंसुलेशन लगाया हुआ होता है और इनेमल इंसुलेटेड कॉपर वायर के ऊपर एक सेकेंडरी इंसुलेशन के तौर पे हम कॉटन की कवरिंग कर देते हैं और बहुत सारे फेरों के जो दो एंड्स हैं उन्हें हम 2 फॉस्फोर ब्रॉन्ज की स्पाइरल स्प्रिंग से कनेक्ट कर देते हैं। स्प्रिंग का एक सिरा कॉइल के टर्न से जुड़ता है, दूसरा सिरा इंस्ट्रूमेंट के फ्रेम के ऊपर टर्मिनल्स पे आ जाता है जहां से इसे मेजरिंग सर्किट से कनेक्ट किया जा सकता है। जो स्प्रिंग का फॉस्फोर ब्रॉन्ज मटेरियल है वो एक बहुत बेहतरीन इलास्टिक प्रत्यास्थ पदार्थ है। ये नॉन मैग्नेटिक है तो वर्किंग मैग्नेटिक फील्ड से खुद मैग्नेटाइज होकर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को प्रभावित करने का काम नहीं करेगा। ये एक अच्छा कंडक्टर है जिसका TCR कम है तो ताप के साथ इस पूरी मूविंग कॉइल के सर्किट का रेजिस्टेंस भी कम बदलेगा। और अब हमारी ये जो फॉस्फोर ब्रॉन्ज की स्पाइरल स्प्रिंग है वो न केवल मूविंग कॉइल के लिए फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट के टर्मिनल से फ्लेक्सिबल करंट कैरिंग कॉन्टैक्ट बन जाएगी, वर्किंग के दौरान ये कंट्रोल टॉर्क भी जनरेट करेगी। जब परमानेंट मैग्नेट के वर्किंग मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल के टर्न्स में करंट फ्लो होगा तो उन टर्न से कॉइल के वर्टिकल साइड्स पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस डेवलप होंगे वो एक रोटेटिंग टॉर्क बनाएंगे और उस रोटेटिंग टॉर्क से हमारी ये जो कंट्रोल स्प्रिंग है इसमें डिस्टोर्शन विरूपण आएगा और स्प्रिंग का प्रत्यास्थ पदार्थ डिस्टोर्शन विरूपण के विरुद्ध एक रेस्टोरिंग प्रत्यानयन बलागुण बनाएगा जो हमेशा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अगेंस्ट में काम करते हुए इस पॉइंटर को जीरो पोजीशन की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। अगर हमारी स्प्रिंग का डिजाइन बहुत लंबी लेंथ के साथ और बहुत कम थिकनेस के साथ
साथ पर्याप्त चौड़ाई का बनाया जाए तो जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अगेंस्ट में कंट्रोलिंग टॉर्क स्प्रिंग जनरेट कर रही है वो कंट्रोल टॉर्क मूविंग मैकेनिज्म के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में डैंपिंग का प्रोडक्शन मूविंग कॉइल के मेटेलिक फ्रेम में इंड्यूस्ड एडी करंट से होगा। जब मूविंग मैकेनिज्म में रोटेशन हो रहा है तो कॉइल का जो फ्रेम है वो वर्किंग मैग्नेटिक फ्लक्स को काटते समय अपने अंदर जो एडी करंट प्रोड्यूस करेगा उन एडी करंट से मूविंग मैकेनिज्म की काइनेटिक एनर्जी डेसिपेट हो जाएगी और हमारा जो एडी करंट डैंपिंग है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट चाहे एमीटर हो या वोल्ट मीटर हो उसके यूनिफॉर्म स्केल को एक दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ कैलिब्रेट करते हुए अंकों से अंशांकित कर लिया जाता है और इस कैलिब्रेटेड स्केल पे पॉइंटर की जो पोजीशन है जिसमें स्केल के ऊपर लगे हुए मिरर से छाया मिलाकर हम पैरेलक्स विस्थानाभास एरर को दूर कर सकते हैं। एक यूनिफॉर्म स्केल पे एक्यूरेट और सेंसिटिव रीडिंग्स हमें प्राप्त हो जाएगी। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की कंस्ट्रक्शन समझने के बाद अब वर्किंग प्रिंसिपल कार्य करने के सिद्धांत को समझना आसान हो गया है। हमने होर्शू शेप परमानेंट मैग्नेट के बीच में सॉफ्ट आयरन की सिलेंड्रिकल कोर रख के यहाँ स्पेस में एक यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल रेडियल और स्ट्रॉन्ग मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फील्ड बना दिया है। यानी यहाँ कॉइल के चारों तरफ एक हॉरिजॉन्टल क्षैतिज यूनिफॉर्म रेडियल और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है। जब हम कॉइल के स्प्रिंग से बाहर निकले हुए टर्मिनल को इलेक्ट्रिक सर्किट से जोड़ते हैं तो फ्लेक्सिबल स्प्रिंग कॉन्टैक्ट के थ्रू कॉइल के टर्न्स में करंट फ्लो होता है और करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करने लगते हैं। यदि कुंडली के इस आयताकार ढांचे में ये जो लंबाई है ए बी या सी डी वो एल हो और इसमें आई करंट एन फेरो में अगर फ्लो हो और यहाँ जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उसकी फ्लक्स डेंसिटी बी टेस्ला हो तो एक ऐसा कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा ओरिएंटेशन के साथ है उस पर लगने वाला बल करंट एलिमेंट लेंथ और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का क्रॉस प्रोडक्ट होगा और ये NBIL साइन थीटा हो जाएगा। और हम देख रहे हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में वर्टिकल प्लेन में रखी हुई कॉइल के दो कंडक्टर साइड AB और CD ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट का मैक्सिमम फोर्स बनाएंगे क्योंकि साइन 90 डिग्री थीटा 90 पे 1 हो जाएगा और फोर्स का मान NBIL हो जाएगा AB और CD लेंथ पर, जहां N मूविंग कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स है, B एयर गैप में फ्लक्स डेंसिटी का मैग्नीट्यूड है, I कॉइल के टर्न्स में करंट है और L AB या CD की लेंथ है। वहीं ये जो दो रेक्टेंगल साइड्स हैं BC और DA यहाँ करंट कैरिंग कंडक्टर के करंट और मैग्नेटिक फील्ड में अलाइनमेंट है और दोनों के बीच में एंगल थीटा 0 या 180 होने के कारण साइन थीटा 0 होने पर BC साइड और DA साइड पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। यहाँ हम जो B से A की तरफ और D से C की तरफ करंट फ्लो हो रहा है उस पर फोर्स की डायरेक्शन फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकाल सकते हैं और बल की दिशा देखने के लिए अगर हम प्लान के डायग्राम को देखें तो ये करंट जो B से A ऊपर की तरफ है उसे अगर हम डॉट से इंडिकेट करें और मैग्नेटिक फील्ड N से S इस डायरेक्शन में हो तो अगर हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में अगर तर्जनी को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लें और C सेंट्रल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखें तो जो अंगूठा है बाएं हाथ का वो बल की दिशा डॉट पे ऊपर की तरफ और क्रॉस पे नीचे की तरफ दिखा रहा है। जो वर्टिकल रेक्टेंगल कॉइल की ये जो BA और DC साइड्स हैं उन पर लगने वाले बल बराबर और विपरीत दिशाओं में एक बल आघूर्ण बनाने वाला बल युग्म बना लेंगे और ये जो फोर्स कपल है वो जो रोटेटिंग टॉर्क बना रहा है वो बलों के बीच की दूरी और बल की दिशा का क्रॉस प्रोडक्ट होगा और अगर हम इस क्रॉस प्रोडक्ट को देखें तो वो बल और बलों के बीच की लंब दूरी आ जाएगी। और अगर आप देखें हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडियल है और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में इन टर्न्स पर जो फोर्स लग रहा है वो टेंजेंशियल स्पर्शजयी है और स्पर्शजयी बलों के बीच में ये जो दूरी है वो कुंडली की चौड़ाई हो जाएगी। तो बलों के बीच में लंब दूरी अगर कुंडली की चौड़ाई ले लें, बल का मान NBIL लिख दें तो लेंथ और ब्रेथ का ये जो प्रोडक्ट है वो कॉइल का एरिया हो जाएगा और हम पाएंगे कि जो टॉर्क लग रहा है वो बीना के बराबर हो गया है। यहाँ B मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है टेस्ला में, I कॉइल के टर्न्स में करंट हो गया, N उनके टर्न्स हो गए और A कॉइल का पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया है। क्योंकि हमारा मैग्नेटिक फील्ड पूरे वर्किंग स्पेस में रेडियल है, ऐसी स्थिति में जब कॉइल रोटेट करेगी तो कॉइल का प्लेन हमेशा मैग्नेटिक फोर्स लाइंस की अलाइनमेंट में रहेगा और ऐसी स्थितियों में
जो टर्न्स पर बल लगने वाले हैं वो सदैव टेंजेंशियल स्थितियों में होंगे और बलों के बीच की लंब दूरी सदैव मैक्सिमम कुंडली की चौड़ाई के बराबर रहेगी, तो हमारा जो टॉर्क है वो बिना के बराबर और अधिकतम बना रहेगा और वो कुंडली की एंगुलर पोजीशन बदलने पर नहीं बदलेगा। जब इंस्ट्रूमेंट को इलेक्ट्रिक सर्किट में जोड़ दिया गया है तो फ्लेक्सिबल स्प्रिंग के थ्रू मूविंग कॉइल के टर्न्स में करंट फ्लो हो गया है और करंट कैरिंग कंडक्टर्स परमानेंट मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स से जो बिना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क महसूस करते हैं वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पूरे मूविंग मैकेनिज्म को एक्सेलरेट करेगा और एक्सेलरेशन से इनर्शियल सिस्टम में वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी होगा। जैसे ही मूविंग सिस्टम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेगा, कोणीय रूप से विक्षेपित होगा, तो एक स्प्रिंग में संपीड़न कंप्रेशन होगा और दूसरी में एक्सपेंशन विस्तार होगा। दोनों स्थितियों में स्प्रिंग का जो प्रत्यास्थ पदार्थ है वो अपने विरूपण के विरुद्ध पुरानी अवस्था प्राप्त करने के लिए एक प्रत्यानयन रेस्टोरिंग टॉर्क कंट्रोल की एक्शन में बनाएगा और जैसे जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा कंट्रोल टॉर्क का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता जाएगा और हमारा नेट एक्सेलरेटिंग टॉर्क कम होता जाएगा। इसी दौरान जब ये मूविंग मैकेनिज्म वेलोसिटी के साथ रोटेशंस कर रहा होगा तो ये कॉइल का मेटेलिक फ्रेम बल रेखाओं को काटते हुए अपने अंदर भंवर धाराएं एडी करंट को इंड्यूस करेगा और ये एडी करंट्स उत्पत्ति के कारण इस पूरे मूविंग मैकेनिज्म के मोशन का विरोध करेंगे और इस विरोध के फलस्वरूप हमें चलाने में जो गतिज ऊर्जा चाहिएगी वो मूविंग सिस्टम की जो गतिज ऊर्जा है वहां से आएगी और हम पाएंगे कि एडी करंट्स के कारण जो फोर्सेज डेवलप होंगे वो डैंपिंग का काम करेंगे और वो मूविंग सिस्टम में वेलोसिटी को इंक्रीज नहीं होने देंगे। अगर हमारे मूविंग मैकेनिज्म में जो एडी करंट डैंपिंग है वो अगर क्रिटिकल लेवल की होगी तो हमारा मूविंग सिस्टम बिना ऑसिलेशन के मिनिमम टाइम में फाइनल इक्विलिब्रियम कंडीशंस पर जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया कि कंट्रोल टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बराबर हो जाएगा तो रुक जाएगा और अगर हमारा डैंपिंग क्रिटिकल से कम है तो हमारा मूविंग मैकेनिज्म अपनी फाइनल इक्विलिब्रियम कंडीशंस के दोनों तरफ काफी देर तक दोलन करता रहेगा और ये दोलन तब तक जारी रहेंगे जब तक जो इंटरनल इनहेरेंट इंस्ट्रूमेंट में फ्रिक्शन है वो मूविंग मैकेनिज्म की सारी स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी को खत्म ना करवा दे। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो एडी करंट है वो एक तरह से गति के विरुद्ध घर्षण का कार्य करेगी और वो गतिक तंत्र में संचित गतिज ऊर्जा को खत्म करने का काम करेगी जिससे हमारी अंतिम साम्य स्थिति बिना दोलन के कम समय में हमें प्राप्त हो जाए। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट की कॉइल में जब करंट एक्साइटेशन से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट होता है तो पूरा मूविंग मैकेनिज्म एक्सेलरेट होकर डिफ्लेक्ट होता है और डिफ्लेक्शन के साथ स्प्रिंग में डिस्टोर्शन विरूपण आने से रेस्टोरिंग प्रत्यानयन बलाघूर्ण बनते हैं और किसी एक विस्थापन स्थिति पे जब नियंत्रण बलाघूर्ण विक्षेपण बलाघूर्ण के बराबर होगा तो नेट टॉर्क जो मूविंग मैकेनिज्म पे लग रहा है वो शून्य हो जाएगा। लेकिन इस स्थिति से और शुरू के समय काल के बीच में पूरे मूविंग मैकेनिज्म पे जो नेट टॉर्क लगा था उसने मूविंग मैकेनिज्म में वेलोसिटी से इनर्शिया में काइनेटिक एनर्जी बना देनी है और वो काइनेटिक एनर्जी अपने मोशन को आगे ले जाएगी और आगे जाने पे क्योंकि कंट्रोल टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क से ज्यादा हो गया है तो वो डी एक्सेलरेशन का काम करते हुए हमारे मूविंग मैकेनिज्म को किसी एक एंगुलर पोजीशन पे रोकने के बाद वापस इक्विलिब्रियम कंडीशन की तरफ खींच कर लाएगा और इस बार हमारे मूविंग मैकेनिज्म में इनिशियल जीरो पोजीशन की तरफ वेलोसिटी की काइनेटिक एनर्जी एक्ट करेगी और हमारा मूविंग मैकेनिज्म जब तक काइनेटिक एनर्जी रखेगा ऑसिलेशन करेगा और जब ये सारी काइनेटिक एनर्जी फ्रिक्शन में डेसिपेट हो जाएगी तो वो फाइनल इक्विलिब्रियम कंडीशंस पर रुकेगा। लेकिन हम मूविंग मैकेनिज्म के साथ जो मेटेलिक फ्रेम इस्तेमाल कर रहे हैं एल्युमिनियम का उसमें मोशन के दौरान चाहे मोशन इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूसरी तरफ जाए या शून्य स्थिति की तरफ आए, रोटेशन या मोशन के दौरान मेटेलिक फ्रेम में फ्लक्स जुड़ाव में परिवर्तन होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ से जो करंट्स पैदा आएंगे वो मोशन का लगातार विरोध करेंगे और अगर हमने क्रिटिकल डैंपिंग सिस्टम में जनरेट की है तो हमारा मूविंग मैकेनिज्म अपनी जीरो इनिशियल कंडीशन से बिना किसी ऑसिलेशन के सबसे पहले फाइनल इक्विलिब्रियम कंडीशंस को प्राप्त कर लेगा। अगर हम डैंपिंग को एक्स्ट्रा कर देंगे, ओवर डैंपिंग कर देंगे तो हमारा सिस्टम स्लो हो जाएगा, ऑसिलेशन तो नहीं करेगा लेकिन वो देर से अपने फाइनल इक्विलिब्रियम कंडीशन पर पहुंचेगा। एक खूबसूरत बात है कि जब हम फाइनल इक्विलिब्रियम कंडीशंस पर मूविंग मैकेनिज्म की सारी काइनेटिक एनर्जी को डैंपिंग से डेसिपेट कर चुके हैं और पॉइंटर रुक गया है तो अब मोशन नहीं होने से किसी भी प्रकार की डैंपिंग टॉर्क भी डेवलप नहीं होगी और अब सिर्फ दो ही टॉर्क मूविंग मैकेनिज्म पे काम करेंगे, इलेक्ट्रिक सिग्नल से दिया हुआ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और डिफ्लेक्शन से जनरेट कंट्रोल टॉर्क और उनके इक्विलिब्रियम से हमारी पॉइंटर की स्केल पे
पे पोजीशन डिसाइड होगी। जब मूविंग मैकेनिज्म रुक गया है और पॉइंटर की स्केल पे कोई एंगुलर पोजीशन आ गई है तो उस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोल टॉर्क इक्वल और ऑपोजिट है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कॉइल में करंट के प्रोपोर्शनल बीना है और कंट्रोल टॉर्क एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल सी थीटा है, जहां सी स्प्रिंग का एंटन स्थिरांक रेस्टोरिंग टॉर्क कोएफिशिएंट है, जिसका मैग्नीट्यूड स्प्रिंग की फिजिकल डायमेंशन और मटेरियल पर डिपेंड करता है। अगर हम इस इक्विलिब्रियम इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारा करंट है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यहाँ सी स्प्रिंग का एंटन स्थिरांक, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स और कॉइल का एरिया, ये सब कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट को अगर मैं जी बोलूं तो मैं कह सकता हूं कि आई थीटा के प्रोपोर्शनल है और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहां पर जी है। तो हम किसी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो स्केल पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है उसे मेजर करके करंट की वैल्यू का पता लगा सकते हैं अगर हमें कोएफिशिएंट जी मालूम है। अक्सर हम इस तरह के हमारे इंस्ट्रूमेंट को सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं और इन्हें इस्तेमाल करने से पहले इनका कैलिब्रेशन अंश शोधन कर लिया जाता है और इनका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है स्केल पे वो सीधे करंट के मेजरमेंट के रूप में किसी स्टैंडर्ड मानक इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर करके पहले से ज्ञात कर लिया जाता है। और उस कैलिब्रेशन के बाद अब हम स्केल पे पॉइंटर की जो पोजीशन है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट न होकर सीधे हमें करंट का मैग्नीट्यूड दे सकती है। इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बीना और कंट्रोल टॉर्क सी थीटा के इक्विलिब्रियम इक्वेशन को सॉल्व करके हम पर यूनिट करंट अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन जैसे सेंसिटिविटी या सुग्राहिता है उसे ज्ञात कर सकते हैं और उसकी वैल्यू BNA/C होगी। और अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट में सेंसिटिविटी सुग्राहिता अधिक होगी तो प्रति एकांक धारा हमारा डिफ्लेक्शन ज्यादा अमाउंट का आएगा और हमारा इंस्ट्रूमेंट बहुत आसानी से सूक्ष्म करंट को नापने की योग्यता प्राप्त कर लेगा अगर उसकी सुग्राहिता सेंसिटिविटी अधिक होगी। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में हम सेंसिटिविटी या सुग्राहिता को इंक्रीज कर सकते हैं अगर हम वर्किंग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को इंक्रीज कर दें और जो हम एल्निको स्टील के होर्शू शेप परमानेंट मैग्नेट्स के बीच में सॉफ्ट आयरन की हाई परमेबिलिटी की कोर रखते हैं तो हमारा वर्किंग मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ 0.2 से 1 टेस्ला जैसी हाई हो जाती है और इससे हमारी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। हम कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाकर या कॉइल का एरिया बढ़ाकर भी सेंसिटिविटी इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन जब हम टर्न्स या कॉइल का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाते हैं तो हमारे मूविंग मैकेनिज्म का वेट और इनर्शिया भी इंक्रीज हो सकता है और ऐसी स्थितियों में वजन बढ़ने से जो फ्रिक्शन एरर है वो ज्यादा हो सकती है, कुछ त्रुटियों पे बुरे असर आ सकते हैं। तो अक्सर हम N और A को ज्यादा ना बढ़ाकर B को इंक्रीज करके सेंसिटिविटी इंक्रीज करना पसंद करते हैं। सेंसिटिविटी को ज्यादा बढ़ाया जा सकता है अगर C का मान जो स्प्रिंग की एंटन स्थिरांक है उसका मान कोएफिशिएंट ऑफ स्टिफनेस है उसे कम रख दें और अगर हम लचीली और कम मोटाई की स्प्रिंग इस्तेमाल करेंगे तो उसका C अगर कम होगा तो हमारी सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। और अब ऐसी स्थिति में हम एक छोटे करंट मैग्नीट्यूड को भी इंस्ट्रूमेंट में रीड करके ज्यादा सेंसिटिविटी से और रिजोल्यूशन से करंट को मेजर कर पाएंगे। परीक्षाओं में पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की कैरेक्टरिस्टिक, एडवांटेजेस या एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो जरा समझते हैं कि एक स्थायी चुंबक चल कुंडली यंत्र के गुण और लाभ क्या हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है वो वर्किंग मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रॉन्ग होना है। जो स्थायी चुंबक हैं वो सॉफ्ट आयरन कोर के साथ 0.2 से 1 टेस्ला जैसा बहुत मजबूत वर्किंग मैग्नेटिक फील्ड मूविंग कॉइल के अक्रॉस जब बनाते हैं तो करंट कैरिंग कॉइल के टर्न्स पर जो टॉर्क जनरेट होता है, बलागुण जनरेट होता है, वो बहुत उच्च मान का हो जाता है और हल्के मूविंग सिस्टम पर अच्छा बलागुण बहुत अधिक टॉर्क टू वेट रेशो मेंटेन करता है। टॉर्क टू वेट रेशो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो डिसाइड करती है उसकी सुग्राहिता और एक्यूरेसी, परिशुद्धता को। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में टॉर्क टू वेट रेशो सारे दूसरे इंस्ट्रूमेंट की तुलना में सबसे ज्यादा है, इसलिए ये सबसे ज्यादा सुग्राही और परिशुद्ध एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है। एक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क करंट के कंट्रोल टॉर्क डिफ्लेक्शन के प्रोपोर्शनल होने से इक्विलिब्रियम कंडीशन में करंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल हो जाते हैं और एक लीनियर रेखिल समरूप पैमाना इंस्ट्रूमेंट का निकल कर आता है और स्केल की रेंज 270 डिग्री तक फैली हुई हो सकती है। इससे हमें न केवल कैलिब्रेशन करना आसान हो जाता है, रीडिंग लेना सरल और एक्यूरेट, त्रुटि रहित हो जाता है। क्योंकि
वर्किंग मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट मैग्नेट ने बनाया है तो इंस्ट्रूमेंट बहुत कम पावर ड्रॉ करके रीडिंग्स दे सकते हैं। तो इन इंस्ट्रूमेंट का जो पावर कंजम्पशन है वो बहुत कम है, वो लोडिंग इफेक्ट सर्किट पे कम बनाएंगे। तो जो बाहर से त्रुटियां आती हैं, लोडिंग एरर आती है, वो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में बहुत कम होती हैं और ये सिर्फ 100 मिलीवाट पावर पे वर्क करते हुए रीडिंग्स दे सकते हैं। एक ही मूविंग कॉइल के साथ अलग अलग पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस, जिन्हें हम शंट कहते हैं, लगाकर हम अलग अलग धारा परास के अमीटर बना सकते हैं। इसी तरह से उसी मूविंग कॉइल के सीरीज में एक उच्च मान का गुणक प्रतिरोध मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस इस्तेमाल करके हम विभव की भी अनेक परास प्राप्त कर सकते हैं। तो एक ही मूविंग कॉइल मैकेनिज्म को हम अलग अलग रेंज के करंट और वोल्टेज दोनों मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है वो आइडियली एक मल्टीमीटर बहुमापी रूप है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का, और हम इसकी थोड़ी विशेष कॉन्फ़िगरेशन से रेजिस्टेंस मेजरमेंट में भी उपयोग कर सकते हैं। तो एक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस और वो भी अलग अलग परास में मापन कर सकता है। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में परमानेंट मैग्नेट बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाती है और हम मूविंग कॉइल के फ्रेम में एडी करंट से जो डैम्पिंग प्रोड्यूस करते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव है। इस डैम्पिंग के रेजिस्टेंस को या बाहर से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कंट्रोल करके क्रिटिकल एडजस्ट किया जा सकता है। अर्थात एडी करंट डैम्पिंग न केवल इफेक्टिव है, इसे आसानी से क्रिटिकल लेवल पे भी एडजस्ट किया जा सकता है। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का वर्किंग मैग्नेटिक फील्ड भी मजबूत है और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो एक अच्छा मैग्नेटिक शील्डिंग प्रोवाइड करती है। इससे बाहर के जो लीकेज मैग्नेटिक फील्ड के असर होते हैं रीडिंग्स पर वो कम आते हैं और हमारे स्टे मैग्नेटिक फील्ड की एरर्स मेजरमेंट में नहीं आती है। एक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में घटते और बढ़ते क्रम पे जब हम करंट या वोल्टेज का मेजरमेंट करते हैं तो रीडिंग में दोनों क्रम में डिफरेंस नहीं आता। इनमें शैथिल्य या हिस्टैरिसीस प्रभाव की एरर, शैथिल्य त्रुटियां नहीं होती हैं। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट की कुछ लिमिटेशन और डीमेरिट्स भी हैं, कुछ अवगुण और सीमाएं भी हैं। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट केवल दिष्ट धारा मापन कर सकते हैं, इनकी मदद से प्रत्यावर्ती धारा का सीधे मापन नहीं हो सकता। अगर हम मूविंग कॉइल में अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो करेंगे तो अल्टरनेटिंग करंट हर आधी साइकिल बाद जब अपनी डायरेक्शन बदलेगा तो कॉइल पर मैग्नेटिक फोर्स और उससे बनने वाले टॉर्क की डायरेक्शन बदल जाएगी। 50 हर्ट्ज की सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे 1 सेकंड में 100 बार बल और बलागुण की दिशा बदलने पर हमारा मूविंग सिस्टम जो मैकेनिकल और स्लो है उनके साथ चल नहीं पाएगा, तो वो फुल साइकिल एवरेज के हिसाब से 0 रीडिंग देगा। हालांकि इन इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी और एक्यूरेसी टॉर्क टू वेट रेशियो बहुत ज्यादा होने से बहुत ज्यादा अच्छी है। इसलिए अक्सर ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जब हमें अल्टरनेटिंग सप्लाई में वोल्टेज मेजरमेंट करना हो तो हम एक रेक्टिफायर का इस्तेमाल करके इनकी मदद से प्रत्यावर्ती विभव का भी मापन करते हैं। एक स्थायी चुंबक वाले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो मूविंग सिस्टम है वो करंट कैरिंग है। जो चल कुंडली परिपथ है उसे धारा देने का काम एक रोटेशन के साथ लचीला स्प्रिंग का संपर्क करता है। स्प्रिंग में इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी अच्छी रखने के लिए लचीलापन अच्छा होता है, वो ज्यादा मोटाई की नहीं बनाई जाती, इसलिए स्प्रिंग में धारा वहन की क्षमता अधिक नहीं है। हम मूविंग कॉइल का वेट भी ज्यादा नहीं रख सकते, तो उसके जो टर्न्स हैं उनका क्रॉस सेक्शन एरिया भी कम रखा जाता है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट में ज्यादा करंट लेने की क्षमता नहीं है और वो ओवरलोड भी नहीं सहन कर सकते हैं। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट में क्षमता से अधिक धारा की भार आता है तो वो नष्ट हो सकते हैं। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में जो एल्निको स्टील की परमानेंट मैग्नेट को विशेष शेप देकर इस्तेमाल करते हैं वो बहुत महंगा मैकेनिकल प्रोसेसिंग होता है। मटेरियल भी एल्निको स्टील थोड़ी अधिक लागत का है। इसी तरह से जो फ्लेक्सिबल स्प्रिंग के थ्रू मूविंग कॉइल को हम करंट देते हैं जो मैकेनिकली तो अटैच रहना चाहिए लेकिन इलेक्ट्रिकली मूविंग सिस्टम से आइसोलेटेड रहना चाहिए, उसे भी डिजाइन करने में लागत बढ़ जाती है। इसलिए इन इंस्ट्रूमेंट्स की कुछ लागत दूसरे इंस्ट्रूमेंट की कंपैरिजन में खासतौर से मूविंग आयरन की तुलना में काफी अधिक है। इन इंस्ट्रूमेंट में समय के साथ स्प्रिंग का जो एंठन स्थिरांक है, स्टिफनेस कोफिशिएंट है, मैग्नेट की मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज हैं, इनमें चेंजेस आने से एरर्स आ सकती है। इसलिए समय समय पर इनका अंशांकन कैलिब्रेशन मानक यंत्रों की मदद से कराना जरूरी है। तो ये कुछ डीमेरिट्स
और लिमिटेशंस हो गई हैं। एसी करंट का मेजरमेंट नहीं हो सकता है, करंट कैरिंग मूविंग कॉइल में एक्स्ट्रा लोड सहने की क्षमता नहीं है, ये नाजुक प्रकार के इंस्ट्रूमेंट है, इनकी लागत भी अधिक है और समय के साथ और टेम्परेचर के कारण इनमें कुछ त्रुटियां भी आ सकती है। हालांकि चल कुंडली मापक यंत्र काफी सेंसिटिव, सुग्राही, एक्यूरेट और रिलायबल मापन देते हैं, लेकिन इनमें भी कई कारणों से त्रुटियां आ सकती हैं। जरा जानते हैं त्रुटि के कारण क्या हैं और उन त्रुटियों को लिमिट्स में रखना या दूर करने के क्या तरीके हो सकते हैं। जो हम परमानेंट मैग्नेट इस्तेमाल करते हैं उसके चुंबकीय सामर्थ्य में समय और टेम्परेचर बढ़ने से कमजोरी आ सकती है। हालांकि हम बहुत अच्छी गुणवत्ता का एल्निको स्टील प्रकार का कठोर चुंबकीय पदार्थ इस्तेमाल करते हैं, जिनकी चुंबकीय सामर्थ्यता, रिटेंटिविटी या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म या अवशिष्ट चुंबकत्व उच्च मान का है और वो काफी स्थितियों में स्थिर बना रहता है। समय और ताप के साथ उसमें ज्यादा बदलाव नहीं होते हैं। लेकिन अगर मैकेनिकल वाइब्रेशन के साथ इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है, ताप में बहुत बड़ी परास में परिवर्तन होते हैं और समय के साथ भी जो चुंबकीय सामर्थ्य है उसमें कुछ कमी आती है, तो इन कारणों से जब इंस्ट्रूमेंट का वर्किंग मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाता है तो उसमें ऋणात्मक प्रकार की त्रुटियां आ सकती है। वो किसी पाठ्यांक को कम पढ़ना शुरू कर सकता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होने से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कम उत्पन्न होने लगता है। अगर हम ऐसे मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट को बनाते समय मैग्नेट को थर्मल कंडीशनिंग करें, उसको गर्म करके बहुत धीमे धीमे ठंडा करते हुए एनीलिंग करें, इस्तेमाल से पूर्व उसमें कुछ एजिंग इफेक्ट कर दें, तो हम इस तरह के जो चुंबकीय सामर्थ्य में परिवर्तन है उन्हें काफी हद तक कम रख सकते हैं। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में त्रुटियों का एक बड़ा कारण ताप के असर है। ताप बढ़ने से हमारी मूविंग कॉइल का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो सकता है और वो अगर वोल्टमीटर है तो सप्लाई से लिए जाने वाला करंट कम होने से रीडिंग में एरर आ सकती है। हमारी स्प्रिंग की ऐंठन स्थिरांक, स्टिफनेस कोएफिशिएंट ताप बढ़ने से कम हो सकता है। एक मैग्नेट की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ताप बढ़ने से कम हो सकती है। अगर हम मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट को एमीटर, धारा मापी के बतौर इस्तेमाल कर रहे हैं तो मीटर की कॉपर कॉइल के समांतर में जो मैग्नीन का शंट इस्तेमाल करते हैं, दोनों के टीसीआर अलग अलग होने से धारा विभाजन में अंतर आ सकता है और उससे त्रुटियां हो सकती है। अगर हम इन सब त्रुटियों को विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि ताप बढ़ने से जो कुंडली के प्रतिरोध में या स्प्रिंग की स्टिफनेस में या मैग्नेट के सामर्थ्य में जो कमियां आती हैं वो एक दूसरे के विपरीत प्रकृति की हैं और परस्पर क्षतिपूर्ति करने वाली हैं। हम अक्सर टेम्परेचर एरर को लिमिट में रखने के लिए जो दो नियंत्रण की कंट्रोल की स्प्रिंग्स इस्तेमाल करते हैं, उनके फेरों का जो विन्यास है, ओरिएंटेशन है, वो ऑपोजिट नेचर की रखते हैं ताकि डिस्प्लेसमेंट के दौरान एक में कंप्रेशन और दूसरे में एक्सपेंशन हो। तो ताप से अगर उनकी लंबाइयों में अंतर आता है तो दोनों स्प्रिंग्स में इसके विपरीत असर एक दूसरे को पूरी मात्रा में निरस्त कर दें और स्प्रिंग की स्टिफनेस कोएफिशिएंट में ताप से अंतर ना आए। इंस्ट्रूमेंट में एक और त्रुटि का कारण मैकेनिकल फ्रिक्शन की त्रुटियां हैं। हालांकि हम शंकुआकार कॉनिकल शेप में अच्छे हार्ड मटेरियल की जेवल सपोर्ट में स्पिंडल को पिवोट करते हैं और परफेक्ट वर्टिकल लेवलिंग के साथ मूविंग मैकेनिज्म को डिजाइन करते हैं, तो रोटेशन के दौरान मिनिमम फ्रिक्शन होने से घर्षण की त्रुटियां कम रहे। इन इंस्ट्रूमेंट में मूविंग मैकेनिज्म का टॉर्क टू वेट रेशो बहुत अच्छा है, इसलिए घर्षण से होने वाली त्रुटियां किसी भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट के कंपैरिजन में मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में काफी कम है। उम्मीद है आज की इस लर्निंग वीडियो से आप परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट की वर्किंग प्रिंसिपल को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। उनकी मेरिट्स और एप्लीकेशन को समझते हुए आपने उसकी डीमेरिट और लिमिटेशंस को भी जान लिया है और उनमें किस प्रकार की संभावित त्रुटियां हो सकती है और उन त्रुटियों को हम किस तरह से कम कर सकते हैं, ये बात भी आपके समझ में आई होगी। हमारी इसी प्लेलिस्ट की दूसरी लर्निंग वीडियो से आपका इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग बनेगा और हमारी दूसरी प्लेलिस्ट आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग समझ को पैना बनाएगी, एग्जाम परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट लाएगी। इन्हीं कामनाओं के साथ फिर मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।